प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन का कारण क्या होता है, अपवर्तन के नियम भी पढ़े थे और इसके साथ साथ हमने अपवर्तनांक क्या होता है और निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है इनके बारे में पढ़ लिया था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं सभी टॉपिक्स पर आधारित ये जो आपके एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न दे रखे हैं उनको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है कि वायु में गमन कर रही है कोई भी प्रकाश की किरण और जल में प्रवेश कर रही है, तो सिंपल सी बात है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है। तो ये बताना है कि अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। ये अभिलंब है, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक, क्यों झुकेगी? क्योंकि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसका सिंपल सा हम आंसर लिखेंगे। तो देखिए मैं आपको साथ साथ बोल देता हूँ इसका आंसर, आप लिख लीजिएगा कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, यहीं से वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है या मुड़ती है। ओके, तो इन 90 तुल्य शब्दों में आपको इसका आंसर देना है। अब आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए कि प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक दे रखा है कि एन ऑफ ग्लास कितना दिया हुआ है 1.50 और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल को हम सी से लिखते हैं, ये दिया हुआ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ज्ञात क्या करना है आपको? कांच में प्रकाश की चाल, ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न एक बार फिर से देखिए कि निर्वात से कांच में प्रकाश की किरण जो है वो प्रवेश कर रही है। यहाँ पर इसकी चाल ये दे रखी निर्वात में 3 × 10⁸ और कांच में इसकी चाल आपको बतानी है। तो सूत्र आपके पास है एन जी या एन एम कहा था हमने, वहां पर निरपेक्ष जो था, यहाँ पर मैंने जी कह दिया इसको क्योंकि जी पर ग्लास शीशा जो है कांच। तो एन जी क्या था? C/V। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। एन जी की वैल्यू आपको दे दी 1.5, पॉइंट के बाद 0 बेशक ना लगाओ। सी दे दिया आपको 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे वी आपको ज्ञात करना है। तो वी देखिए कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ बटे 1.5। ओके, फिर हम अगले स्टेप में क्या करेंगे? 3 × 10⁸ बटे इसका दशमलव हटा लेंगे, तो 3 × 3 3 × 5 15, 5 × 5 5 दूनी 10, तो यह आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब आगे कहता है कि सारणी 10.3 में अधिकतम प्रकाशिक घनत्व
के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए कि एक सारणी आपको दे रखी है। यहाँ आपको ज्ञात क्या करना है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व, जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है उसका प्रकाशिक घनत्व भी अधिक होता है, और जिसका अपवर्तनांक कम होता है उसका प्रकाशिक घनत्व भी कम होता है। तो अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरे का है और निम्नतम प्रकाशिक घनत्व किसका है? वायु का है। ओके, तो प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में हम लिखेंगे कि हीरे का प्रकाशिक घनत्व सबसे अधिक है क्योंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक है जो कि 2.42 है, और वायु का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम है या न्यूनतम है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट दिया आपको कि आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 10.3 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से दिए गए हैं माध्यम? एक तो केरोसिन है, दूसरा आपको तारपीन का तेल दिया है, और तीसरा आपको जल दे दिया। तो सारणी में अगर इनका अपवर्तनांक देखें तो 1.44, तारपीन का है 1.46 और जल का है 1.33। तो प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा? तो जिसका अपवर्तनांक सबसे कम हो उसमें सबसे तीव्र गति से चलता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक का जो सूत्र है किसी भी माध्यम के लिए वह है c/v। c है वायु में प्रकाश का वेग जो कि शिथिर है। अब ये तो फिक्स हो गया। अब किसी भिन्न का अंश तो देखिए फिक्स हो गया, चेंज हो ही नहीं सकता। तो हर जितना बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, उतनी छोटी होगी। ये तो आपको पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्पीड ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम, और स्पीड कम है तो अपवर्तनांक ज्यादा। तो या फिर इसको हम एक तरह से और भी समझ सकते हैं कि इस तरह से कोई सूत्र लिखा हुआ है तो ऊपर वाले टर्म अगर फिक्स है तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से बराबर के निशान को प्रोपोर्शनल के निशान में चेंज कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि अपवर्तनांक जो है वो वेग का व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक, कि जैसे स्थिरांक घटाते बराबर का निशान इसमें चेंज हो जाता है। और अगर अगले वाली टर्म 1/, में दे रखी हो तो हम ये कहते हैं कि ये वाली टर्म इसके व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि अगर ये बढ़ेगी तो ये घटेगी, ये घटेगी तो ये बढ़ेगी। ठीक, तो हम उल्टा भी कह सकते हैं यहाँ से कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n, कि अगर अपवर्तनांक घटा तो वेग बढ़ा, अपवर्तनांक बढ़ा तो वेग घटा। तो यहाँ देखिए जल का अपवर्तनांक क्या है? सबसे कम। अगर सबसे कम है तो स्पीड सबसे ज्यादा। ठीक, तो इसमें पूछा गया है कि इनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? तो हम ये कहेंगे इनमें से जल में प्रकाश सबसे तीव्र गति से चलेगा क्योंकि इसमें अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक इन तीनों में से सबसे कम है। ठीक, तो अगर इसको अपने नोटबुक में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? हम पहले तो लिखेंगे अपवर्तनांक Nm बराबर c/v। अब क्योंकि c जो है वो शिथिर है इसलिए
एन एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी और वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक, तो क्योंकि जल का अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक सबसे कम है, इसलिए प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। प्रकाश की चाल जल में सबसे अधिक होगी। ओके, अब आगे 5वां प्रश्न देखिए। कहता है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो देखिए कि हीरे का अपवर्तनांक किसके बराबर है? निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे हीरे में प्रकाश का वेग। तो ये कितना दे रखा है? 2.42। निर्वात में प्रकाश का वेग बटे हीरे में प्रकाश का वेग। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इसका अभिप्राय यह है कि निर्वात में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात जो है वो कितना है? 2.42 है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका अभिप्राय यह है कि निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश का वेग का अनुपात 2.42 है। ओके, तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये ग्लास स्लैब है हमारे पास, ठीक है, इस ग्लास स्लैब में अगर प्रकाश कोई एंटर करता है तो इसमें से बाहर किस तरह से निकलेगा और इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि प्रकाश के आयताकार स्लैब से जो है प्रकाश का अपवर्तन किस तरह से होता है। देखिए, एक कांच का स्लैब आपने देखा होगा कि इस तरह से घनाभाकार होता है वैसे तो, लेकिन इसका विज्ञान की भाषा में आयताकार स्लैब ही बोलते हैं। तो इस स्लैब में से जो है किस तरह से प्रकाश जो है इसके अंदर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हवा है, ये कांच है, तो आज हम देखेंगे कि जैसे हवा से कांच में जो है किस तरह से लाइट जाती है, वो अंदर जो है कौन सा पाथ ट्रैक करेगी, फिर बाहर कैसे निकलेगी। तो ये चीजें जो हमने आज की इस लेक्चर में पढ़नी है। और इसके लास्ट में जो मैं एक काफी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आपको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर मैं एक आयताकार स्लैब जो है वो ड्रा कर लेता हूँ। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक आयताकार स्लैब है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD। अब AB और CD ये दो पृष्ठ देखिए, जैसे इस कांच के स्लैब का ये जो पृष्ठ है वो AB है और ये वाला जो है वो CD है। तो इस पृष्ठ पर क्या होता है कि इस साइड हवा है, अंदर कांच है। तो ये जो पृष्ठ है वो हवा और कांच को पृथक करने वाला, अलग अलग करने वाला पृष्ठ है, जो कि यहाँ पर चित्र में AB है। इसी तरह से ये जो पृष्ठ है ये कांच और हवा को अलग करने वाला पृष्ठ है, जो चित्र में CD के बराबर है। तो अब देखिए कि यहाँ पर
जो पृष्ठ ए बी है, यहाँ पर मैं एक बिंदु ओ ले लेता हूँ और मान लेते हैं कि ओ पर कोई प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है। ये आपतित किरण है। अब यहाँ देखिए कि अगर मैं अभिलंब ड्रा करता हूँ एक, तो यहाँ क्या है, हवा, और ये क्या है, कांच। तो विरल माध्यम से प्रकाश कहाँ आ रहा है, सघन माध्यम में आ रहा है। तो ये आपको पता है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो सीधा जाने की बजाय अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ओके, और ये बिंदु मान लेते हैं क्या है, ओ डैश मान लेता हूं मैं। कौन से पृष्ठ पर, कांच को हवा से अलग करने वाले पृष्ठ पर। अब यहां देखिए कि ये आपतित किरण होगी, ये अपवर्तित किरण होगी। अब जो बाहर जो किरण निकलेगी उसको निर्गत किरण बोलते हैं हम। तो एक अभिलंब मैं यहां पर भी ड्रा कर लेता हूं। अब इसका रास्ता जो है कुछ इस तरह से था, लेकिन अब ये क्या होगा कि इस तरह से जाना तो यहां से चाहिए था इसको सीधा, लेकिन जब सघन से विरल माध्यम में आएगी, यहाँ पर वापस के आ गई, हवा आ गई, सघन से विरल माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये देखिए इस तरह से जो है प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी। तो ये जो किरण है इसको हम निर्गत किरण बोलते हैं। तो चलो मैं नाम देता हूं ए, ओ डैश, इसको मैं नाम बी दे देता हूं। ओके, तो बस जो हमने चित्र बनाया है इसी को ही हमने मेनली डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप इन दोनों बिंदुओं के बारे में बता दीजिए कि ओ और ओ डैश पारदर्शी माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ ए बी तथा सी डी पर दो बिंदु हैं, और एन एन डैश और एम एम डैश बिंदु ओ तथा ओ डैश पर अभिलंब है। और जब आपतित किरण बिंदु ओ पर आती है तो ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और ओ डैश पर प्रकाश की किरण जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक, तो बस इतना काम हो गया। अब इसके बारे में बता दीजिए कि ए ओ क्या है, आपतित किरण है, ओ डैश अपवर्तित किरण है, ओ डैश बी निर्गत किरण है। ठीक, अब इतना लिखने के बाद देखिए जो मैंने बोला है मैं अभी आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं उससे। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, अपने ध्यान से देखना है कि अगर मैं आपतित किरण को आगे बढ़ा देता हूँ इसी तरह से, देखिए जैसे आपतित किरण को मैंने आगे बढ़ा दिया, बिंदु सी तक बढ़ा दिया मान लेते हैं। तो यहां से हम देखते हैं कि जो निर्गत किरण है वो आपतित किरण के समांतर ही जा रही है। निर्गत किरण जो है वो आपतित किरण के समांतर है, बस थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन हो जाता है। पार्श्विक मतलब कि ऐसे साइड में सरक जाना। ठीक, पार्श्विक विस्थापन का मतलब क्या है, इस तरह से साइड में थोड़ा सा विस्थापन हो जाता है। पार्श्व का मतलब भी साइड होता है। तो यहां से जो ये जो दूरी है इसको हम पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। तो ये दूरी जो हम लंबवत दूरी लेते हैं। तो एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या होता है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि दूसरे माध्यम से, जैसे ये तो पहला माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम होगा, दूसरे माध्यम से निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच की लंबवत दूरी क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। एक बार फिर से देखिए कि दूसरे माध्यम से निकलने वाली निर्गत किरण तथा
आपतित किरण के मूल पथ के बीच की लंबवत दूरी या लंबिक दूरी जो है वो क्या कहलाती है? पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। अब देखिए कि ये सब कुछ लिखे हैं कैसे, मैंने आपके लिए पहले लिख के रखा है बिल्कुल आसान सी भाषा में, तो आप इसे अपने कॉपी पर नोट्स बना सकते हैं। तो जो चित्र मैंने समझाया है सेम टू सेम वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए कि यहाँ पर पहले मैंने बताया कि O और O' पारदर्शी माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठों पर स्थित दो बिंदु है। N' और M' सतह AB और सतह BD पर क्रमशः बिंदु O और O' पर लंब है। ओके, चित्र को देख देख के भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु O पर आपतित किरण AO विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और बिंदु O' पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यहाँ AO आपतित किरण है, OO' अपवर्तित किरण है तथा O' ये निर्गत किरण है। यदि AO को आगे बढ़ाकर बिंदु C तक बढ़ाएं, AO को आगे C तक बढ़ाएं तो हम देख सकते हैं कि आपतित किरण AO तथा निर्गत किरण O', आपतित किरण और निर्गत किरण आपस में क्या है? समांतर है। तथापि किरण में थोड़ा सा पार्श्विक विस्थापन हो जाता है, थोड़ी सी साइड में सरक जाती है। ओके, अब पार्श्विक विस्थापन क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूसरे माध्यम से निकलने वाले निर्गत किरण तथा आपतित किरण के मूल पथ के बीच की लंबिक दूरी जो है वो क्या कहलाती है? पार्श्विक विस्थापन कहलाती है। ओके, तो अब आप इस वीडियो को पॉज करके ये अपने नोट्स बना लीजिए। तो अब जो है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गोलीय लेंस कौन से होते हैं। पहले हमने गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा था, अब हम गोलीय लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय लेंस कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। और जैसे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं पढ़ी थी, इस तरह की आज हम गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। तो फटाफट ये उतार लीजिए, उसके बाद मैं आगे करवाता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूँ कि गोलीय लेंस क्या होते हैं। गोलीय लेंस से वैसे तो आप भली भांति परिचित है, आपने कई बार जो इस तरह से का कोई भी लेंस यूज भी किया होगा कि किसी चीज को बड़ा देखने के लिए आप कई बार खेल खेल में भी इसको यूज जरूर किया होगा। इसके अलावा आप जो चश्मे के शीशे जो देखते हो वो भी लेंस ही होते हैं। तो विज्ञान की भाषा में मैं आपको बताता हूँ लेंस क्या होता है। कि देखिए, ये लेंस जो है इसको हम एक पारदर्शक माध्यम कहते हैं। पारदर्शक क्योंकि इसके आर पार देखिए हम देख सकते हैं, और इसके दो तल होते हैं, एक तल इधर और एक तल इधर। ठीक, तो हम ये कहते हैं कि ये दो तलों से घिरा हुआ एक पारदर्शक माध्यम होता है जिसका या तो एक तल वक्र, वक्र का मतलब मुड़ा हुआ, ठीक, गोलीय, या तो एक तल वक्र हो या दोनों तल ही वक्र हो। एक बार फिर से कि दो तलों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम। देखिए, पारदर्शक माध्यम तो है ये, दो तलों से घिरा हुआ पारदर्शक माध्यम जिसका एक तल या दोनों तल वक्र हो, वो लेंस कहलाता है। अब देखिए कि लेंस दो तरह के होते हैं, एक तो उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस। अब ये देखिए उत्तल लेंस क्या है। उत्तल लेंस देखिए कि किनारे हैं इसके बिल्कुल पतले होते हैं, बीच में से मोटा होता है। आप यहाँ वीडियो में देख भी पा रहे हो कि बीच में से देखिए आपको उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, यानी अगर मैं अपनी उंगली और इसमें ग्रिप भी देखूं तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो कि बीच में से मोटा है और किनारों से पतला है। तो इस तरह का जो लेंस होता है, जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा हो, ऐसा लेंस क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। जबकि
एक ऐसा लेंस भी होता है जो किनारों से मोटा होता है। और देखिए, सिर्फ आपको यहाँ से वीडियो में देखने पर किनारा ही दिख रहा है, इसका मतलब बीच में से तो पतला है। वैसे मेरी उंगली और अंगूठे के बीच के ग्रिप का देख के आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है। ओके, तो अभी मैंने आपको दो प्रकार के लेंसों के बारे में बताया। उत्तल लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस, यह लेंस किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा होता है। ठीक, और यह लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारित कर देता है। अभिसारित का मतलब होता है कि एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। अब देखिए, उत्तल लेंस को हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जैसे दूर से आने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं, जब इसमें से गुजरती है तो ये एक जगह पर इनको इकट्ठा कर देता है, अभिसारित कर देता है। तो इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। कई बार आपने उत्तल लेंस से जो है सूर्य के प्रकाश में एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, कोई कागज वगैरह जला करके भी देखा होगा कि जैसे सूर्य से प्रकाश आ रहा तो आगे एक जगह पर इसका बिंदु बन जाता है, तो वो अभिसारित ही होती है। प्रकाश की किरणें जैसे यहाँ से आई और एक जगह पर अभिसारित हो जाएगी। दूसरा आता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, कागज में इस तरह से ड्रा करते हैं कि ये किनारों से मोटा तथा बीच में से पतला होता है। तो जैसे प्रकाश की किरण इस पर आकर के गिरती है तो ये जो है इसको बिखरा देता है। बिखराने को हम विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि अपसारित कर देता है। ठीक है, तो ये हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें जो है किसी एक स्थान से अपसारित हो रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। अब आइए उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, जो आगे हमें आगे कंसेप्ट हमें समझने में हेल्प करेगी और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न है, संख्यात्मक प्रश्न है, उनको हल करने में हमारी सहायता करेगी। तो इन परिभाषाओं को अच्छे से समझना जरूरी है। तो देखिए, ये आपको पता है कि हम उत्तल लेंस को कागज पर इस तरह से ड्रा करते हैं, तो वैसे इसका साइड पोज ही होता है। तो इसका जो ये तल है, हम ये मान के चलते हैं कि ये किसी न किसी एक ठोस गोले का एक हिस्सा है, जो इधर वाला तल है। इसी तरह से दूसरा जो तल है, ये भी किसी न किसी एक ठोस गोले का हिस्सा है। ठीक, तो ये सिर्फ अजम्पशन है, सिर्फ मानी गई है बात कि गोलीय लेंस का प्रत्येक भाग किसी एक गोले का भाग होता है। अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो वो गोला जो है आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो, इस तरह से। ओके, तो अब देखिए कि सबसे पहली जो परिभाषा आती है वह वक्रता केंद्र। ठीक, तो हम ये कहेंगे गोलीय लेंस का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है और इन गोलों का जो केंद्र होता है, इन गोलों के जो केंद्र हैं वो क्या कहलाते हैं? वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर देखिए दो गोले हैं तो दो केंद्र होंगे C1 और C2। ठीक, तो जैसे मैंने आपको समझाया उसी भाषा में मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि गोलीय लेंस का प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोलों के केंद्र लेंस के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। चित्र में C1 और C2 उत्तल लेंस के दो वक्रता केंद्र हैं। अब देखिए अज्ञाता मुख्य अक्ष क्या होता है? इन दोनों केंद्रों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा जो है, दोनों केंद्रों को मिलाने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक,
अब इसके बाद आता है कि लेंस का प्रकाशिक बिंदु कौन सा होता है। तो देखिए लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है, अगर इस बिंदु में से प्रकाश की किरण गुजरती है तो वह बिना विचलित हुए निर्गत हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो देखिए जो मैंने समझाया वही यहाँ लिख दिया है कि लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसका जो केंद्रीय बिंदु प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। इसे हम प्राय अक्सर ओ से निरूपित करते हैं। अब इसके बाद आता है कि उसके बाद आता है द्वारक। द्वारक क्या होता है कि जैसे एक लेंस की ये हम एक वृत्ताकार रूपरेखा ले लेते हैं। इस वृत्ताकार रूपरेखा का जो प्रभावी व्यास है, व्यास तो आपको पता ही है, केंद्र में से गुजरने वाली एक सीधी रेखा होती है। तो ये जो प्रभावी व्यास है ये क्या कहलाता है, इसका द्वारक कहलाता है। और यदि एग्जाम में हमें द्वारक दिखाना पड़े तो हम उसको इस तरह से दिखाएंगे कि ये लेंस बना दिया और ये जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है, ये जो लंबाई है ये क्या कहलाएगी, इसका द्वारक कहलाएगी। ओके, इंग्लिश में इसको अपर्चर कहते हैं। तो गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक कहलाता है। नेक्स्ट जो है लेंस का मुख्य फोकस। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें। कि देखिए कि मान लीजिए हमारे पास ये एक उत्तल लेंस है और ये इसका मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक बिंदु है। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें कहां से आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अब मिलती है या अभिसरित होती है वो बिंदु क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ओके, इसी तरह से अगर मैं अवतल लेंस ले लूं तो ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात इस तरह से अपसरित होगी, फैलेगी। ये हमें लगेगा कि किसी एक बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है और वो बिंदु जो है वो क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो हम इन चित्रों को देखकर ही हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है। देखिए यहाँ से अपसरित नहीं हो रही, सिर्फ हमें लगेगा ऐसे कि यहाँ से निकल रही है। तो जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु क्या कहलाता है, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। तो कई बार एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। तो उत्तल लेंस की अगर आप देते हो तो आप ये कहोगे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित होती है वह उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है। अवतल लेंस का मुख्य फोकस पूछे तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है वह अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। अब उसके बाद एक टर्म और आती है फोकस दूरी। क्या? फोकस दूरी। अब प्रकाशिक बिंदु और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है। इसका प्रकाशिक बिंदु है और ये जो दूरी है ये फोकस दूरी कहलाती है। तो आप ये दोनों परिभाषा यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके
परिभाषाएं नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इन परिभाषाओं को आप अच्छी तरह से अपने माइंड में रख लीजिए। अगला लेक्चर मेरा सारा इन्हीं परिभाषाओं पर आधारित होगा। मैं उसमें बताऊंगा कि एक उत्तल लेंस में और एक अवतल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु अलग अलग पोजीशन पर रखी हो तो उनके प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं, ये आपको उसी लेक्चर में साथ के साथ याद ही करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है। अगर किसी लेंस के सामने कोई वस्तु अलग अलग स्थितियों में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब जो है उसकी स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब का अपेक्षिक साइज क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, अर्थात ये वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा। तो ये चीजें हमने डिटेल से समझनी है। इससे पहले हमने जो पिछले लेक्चर में काम किया था उसको 1 मिनट में मैं रिवाइज करवा देता हूँ। कि पिछले लेक्चर में हमने ये समझ लिया था कि लेंस के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जहां से अगर प्रकाश की किरण गुजरेगी तो बिना विचलित हुए सीधी निर्गत हो जाती है। उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय बिंदु कहते हैं। और एक लेंस के जो है 2 फोकस होते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में फोकस होता है उसको हम F1 का नाम देते हैं, दूसरे को F2 का नाम देते हैं। इसी तरह से हर एक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। तो इसको हम C1 का नाम देते हैं, राइट साइड वाले को हम C2 का नाम देते हैं। C1 को जो है हम 2 F1 भी कह देते हैं और C2 को 2 F2 भी कह देते हैं। ओके। और प्रकाशीय बिंदु और फोकस के बीच की दूरी जो है इसकी फोकस दूरी कहलाती है। और ये मेन चीजें जो है हमने इसकी पढ़ ली थी। इसी तरह से हमने उत्तल लेंस के भी ये चीजें पढ़ ली थी कि पहला फोकस, दूसरा फोकस, पहला वक्रता केंद्र और दूसरा वक्रता केंद्र, और ये इसका प्रकाशिक केंद्र। ओके। अब इतना सब कुछ जानने के बाद अब देखिए, सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए देखते हैं कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। सबसे पहले मैं सिर्फ स्थिति बताऊंगा, उसके बाद इसका साइज और फिर उसकी प्रकृति। अब देखिए, बिंब अगर अनंत पर है तो प्रतिबिंब जो मुख्य फोकस पर बनेगा। सबसे पहली बात आप याद रखना कि अगर बिंब अनंत पर है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर। अब बिंब की स्थिति देखिए, आप थोड़ा सा इधर ले आए, अनंत से आगे। ओके। तो ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं 2F1 से परे। क्या बोलते हैं, 2F1 से परे बोलते हैं। तो बिंब जब राइट में से रख गया है तो प्रतिबिंब भी राइट में चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा F2 तथा 2F2 के बीच में, यानी F2 तथा C2 के बीच में प्रतिबिंब का आ जाएगा F2 तथा C2 के बीच। ओके। अब देखिए, अब बिंब को थोड़ा सा और राइट में ले आए। कहाँ पे ले आए, C1 पर, तो प्रतिबिंब भी थोड़ा और राइट में चला जाएगा, नहीं C2 पर चला जाएगा। अगर बिंब जो है C1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, C2 पर चला जाएगा। ओके। अब हम ऐसा करते हैं, बिंब को थोड़ा सा और राइट में ले जाते हैं। ओके। कहाँ ले आए, C1 तथा F1 के बीच, C1 तथा F1 के बीच, तो ये और आगे चला जाएगा, प्रतिबिंब C2 से परे हो जाएगा। ओके। अब इसको थोड़ा सा और आगे ले आओ। अगर ये F1 पर आया तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा, अनंत पर। ओके। अब अगर बिंब F और O के बीच में आता है, बिंब कहाँ आता है, F1 और O के बीच में आता है, तो इस बार प्रतिबिंब जो है वो वस्तु की तरफ ही बनेगा, जिस तरफ बिंब है उसी तरफ बनेगा। ओके। अब देखिए, मैं बिंब की स्थिति आपको एक सारणी के माध्यम से समझाता हूँ कि जब वस्तु अनंत पर है
बिंब जब अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन गया, मुख्य फोकस पर। जब 2f से परे है तो ये भी थोड़ा सा आगे f2 तथा 2f2 के बीच। और जब ये 2f1 पर है, बिंब जब 2f1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 पर। फिर 2f1 तथा f1 के बीच में है, जब बिंब 2f1 तथा f1 के बीच में है तो प्रतिबिंब 2f से परे। यानी जैसे जैसे बिंब राइट साइड में सरके, प्रतिबिंब को भी आप राइट साइड में चलाते रहें। तो जब f1 पर आ जाता है बिंब तो प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा। अब अनंत से आगे तो और आप राइट में ले जा नहीं सकते ना। तो f1 और o के बीच में हो तो जिस ओर बिंब है, यानी बिंब की ओर ही बनेगा, लेंस की उसी ओर, जिस ओर बिंब है लेंस की उसी ओर ही प्रतिबिंब इसका बनेगा। ये तो बात रही इसकी स्थिति की। अब बात करते हैं इसकी साइज की। इसकी बात करते हैं साइज की। साइज देखिए यहाँ बिल्कुल छोटा, बिल्कुल बिंदु के आकार का। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा जिसको हम छोटा आकार कहते हैं। कैसा आकार कहते हैं, छोटा। जब बिंब C1 पर है, प्रतिबिंब C2 पर होगा। C से C देखिए समान सा लग रहा है ना, तो यहाँ पर साइज भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। अब जैसे ही C1 से आगे जाएगा प्रतिबिंब समान से थोड़ा बड़ा, यानी साइज में बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे F1 तक चलेगा तो ये साइज क्या रहेगा, इसका बड़ा ही रहेगा, ठीक, और बड़ा होता जाएगा। जैसे F1 पर पहुंचेगा, जब अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है वो असीमित रूप से बड़ा या अत्यधिक विवर्धित, विवर्धित का मतलब भी बड़ा ही होता है। और जब F1 और O के बीच में अगर बिंब आता है तो बिंब की तरफ भी बनेगा जो कि विवर्धित यानी बड़ा साइज में बनेगा। अब देखिए कि इसकी प्रकृति की हम बात करें तो राइट हैंड साइड में जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, वास्तविक बनेंगे और उल्टे बनेंगे, ओके। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड में, यानी जो बिंब की तरफ ही जो बनेगा वो आभासी और सीधा बनेगा। तो यहाँ ध्यान रखें, हम वस्तु कहाँ रख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं, ठीक है। तो वस्तु से जो दूसरी तरफ जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक बनेंगे सारे, और कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। साइज का सीधा सा हिसाब है, छोटे से पॉइंट से लेकर के बड़ा तक होता जाएगा, अत्यधिक बड़ा, और ये हम बड़ा लिखेंगे, ओके, क्लियर। अब इसके बाद हम किरण आरेखों द्वारा भी ये सारे प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले जो है हम अवतल लेंस के लिए और इसकी टेबल देख लेते हैं कि अब देखिए कि हम अवतल लेंस के सामने अगर कोई बिंब रखा हुआ है तो उसकी विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, स्थिति और अपेक्षिक साइज है, उसको डिस्कस करते हैं। अवतल लेंस के लिए हम सिर्फ दो ही स्थितियां डिस्कस करते हैं। पहली स्थिति तो अनंत पर, और दूसरी अनंत और इसके प्रकाशिक केंद्र के बीच। अगर वस्तु अनंत पर है यानी इस तरह से मुख्य अक्ष के, जैसे ये अनंत पर कोई भी वस्तु है तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आएंगी और यहाँ से परावर्तन के पश्चात ही इस तरह से बिखर जाएगी, और हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहाँ से निकल करके आ रही है, मुख्य फोकस से निकल करके आ रही है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और दूसरा, बाकी आप प्रतिबिंब कहीं भी रखें अनंत से प्रकाशिक बिंदु के बीच में, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में ही बनेगा, ओके। कि बाकी अगर आप प्रतिबिंब को कहीं भी रखें अनंत से O के बीच में, अनंत से O के बीच में अगर बिंब है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1 और O के बीच में बनेगा और सीधा बनेगा। इसका किरण आरेख मैं जस्ट आपको अभी थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। अभी तो सिर्फ मैं इसकी जनरल स्थितियों पर विचार कर रहा हूँ, ओके।
तो सिंपल सी बात है, इसकी स्थिति में अनंत पर है तो मुख्य फोकस पर, अनंत और O के बीच में है तो F1 और O के बीच में इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए कि इसका साइज की अगर हम बात करें तो यहाँ तो अत्यधिक छोटा, फोकस पर जो बन रहा है वो अत्यधिक छोटा बन रहा है, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसके बाद छोटा। तो इसका मतलब साइज हमेशा ही क्या रहेगा, अवतल लेंस के अंदर वस्तु से या बिंब से छोटा साइज प्रतिबिंब का रहेगा। और जब लेफ्ट हैंड साइड में बिंब की तरफ ही अगर प्रतिबिंब बन रहा है तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ओके, तो जो अभी मैंने आपको दो सारणियां बताई है, एक तो उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए और एक अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए, दोनों सारणियां जो है आपको अच्छे से अपने माइंड में सेट रखनी है। ओके, अब हम सीखेंगे कि किरण आरेखों द्वारा जो है लेंसों से प्रतिबिंब किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता हूं कि किरण आरेखों का उपयोग करके लेंसों से जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम किस तरह से दर्शा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं उनको हम किरण आरेखों द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं। तो किरण आरेख आपको समझाने से पहले किरण आरेखों के लिए जो 3 छोटे छोटे नियम हैं, बहुत ही सिंपल से, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। तो पहला जो नियम है, ये देखिए मुख्य अक्ष है, ये आपको पता ही है। मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है, कहां से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, इस तरह से अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है तो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो F2 में से यानी मुख्य फोकस में से होकर के गुजरेगी। ओके, जितनी भी किरणें आएगी वो उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से होकर गुजरेगी। लेकिन अगर ये स्थिति हम अवतल लेंस की डिस्कस करें तो अवतल लेंस में देखिए कि आपको पता है कि किरणें जो है बिखर जाती हैं। ओके, अपवर्तन के पश्चात अपसरित होती है किरणें। अब अगर अपसरित होती है तो हमें ऐसा लगेगा कि ये यहाँ मुख्य फोकस से निकल रही है। ओके, जो यानी इसके पहले फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। तो ये इसका पहला नियम है जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस में से गुजरेगी तथा अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उसी ओर की स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी। ओके, अब मैं आपको दूसरा नियम बताता हूं कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से गुजरती है तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकलेगी। ओके, मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। ओके, और अवतल लेंस के केस में क्या होता है कि जो लेंस के दूसरी ओर जो मुख्य फोकस है
उसकी तरफ आने वाली प्रकाश की किरण, देखिए लेंस के दूसरी ओर जो मुख्य फोकस है या अवतल लेंस के मुख्य फोकस से ये मिलती हुई प्रतीत होने वाली जो प्रकाश की किरण है यह अपवर्तन के पश्चात कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ओके, ये कहाँ चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर। ओके, तो सिंपल सी बात है कि उत्तल लेंस में मुख्य फोकस से गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण है वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी, और यहाँ जो मुख्य फोकस से मिलती जो प्रतीत होती है वो प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। ओके, अब तीसरा और लास्ट बिल्कुल सिंपल है, ये उत्तल तथा अवतल दोनों के लिए सेम है, तो मैं एक बार समय बचाने के लिए इन चित्रों पे समझा देता हूँ, आपने अलग बनाना है। कहता है कि लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है ना, उसमें से अगर कोई भी प्रकाश की किरण जाएगी प्रकाशिक केंद्र में से, वो बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाएगी। ओके, कहीं भी जाए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं। इसी तरह से इसके अंदर से अगर कोई प्रकाश की किरण आती है तो वो भी बिना किसी विचलन के सीधी निर्गत होगी। ओके, लाल रंग तो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि चित्र सेम यूज कर लिया ना मैंने, बाकी लाल रंग का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, तो आपने दूसरा चित्र बना करके इसको अपने नोट्स में लिख लेना है। ओके, तो अभी तीनों नियम जो है मैं फटाफट समराइज कर देता हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस में से गुजरेगी, उत्तल लेंस के लिए बता रहा हूँ पहले मैं। दूसरा, मुख्य फोकस में से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होगी। ओके, और जो प्रकाशिक केंद्र में से जाएगी वो सीधी जाएगी। बस सिंपल सी तीन बातें हैं, और सेम टू सेम ऐसा ही अवतल लेंस के लिए है। अब अवतल के लिए क्या होता है कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तन के पश्चात लेंस के उसी ओर मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, और जो मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है, वह समांतर निकल जाएगी। ओके, और जो प्रकाशिक केंद्र में से गुजरेगी वो सीधी निकल जाएगी। बस ये तीन बातें आपने मोटी सी याद रखनी है। अब देखिए कि बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए एक उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम किरण आरेख से हम दिखाएंगे। सबसे पहले जो स्थिति हम डिस्कस कर रहे हैं कि बिंब जो है वो कहाँ पर है, बिंब है वो अनंत पर है। बिंब कहाँ पर है, अनंत पर है। जब बिंब अनंत पर हो तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो मुख्य अक्ष के समांतर आती है। कहाँ आती है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, तो ये याद रखें कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर आकर के मिलती है। कहाँ मिलेगी, मुख्य ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका मुख्य फोकस पर बनेगा, और इसका साइज वगैरह हम सारा डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक, इनको थोड़ा सा आगे और निकाल सकते हो आप। ठीक है, इसको फ्री हैंड कुछ नहीं करना, अपने स्केल से बढ़िया बढ़िया चित्र इसके तैयार करने हैं। ओके, बाकी आप कर ही लेंगे। तो और दूसरा जो स्थिति है
वो हमने डिस्कस करी थी कि 2f1 से परे। मुख्य अक्ष को थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। अब देखिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसका सेकंड स्थिति थी हमारी 2f1 से परे। 2f1 से परे होगा तो एक किरण हम ले लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण आएगी परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी? f2 में से होकर के निकलेगी, सिंपल सी बात है। और दूसरी जो प्रकाशिक केंद्र में से निकलेगी वो बिल्कुल सीधी बिना विचलित हुए निकल जाएगी। ओके, इसको आगे बढ़ा दो। अब अपवर्तन के पश्चात जहां पर ये मिलेगी वहीं पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए कि ये ऊपर का हिस्सा, यहाँ से प्रकाश की किरण कहाँ आ रही? नीचे की तरफ आ रही, तो ये ऊपर के हिस्से का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? नीचे की तरफ। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। साइज आप कंपेयर करके देख सकते हो कि छोटा बन रहा है। ओके, अब तीसरी स्थिति में हमने आपको बताया था क्या कि वस्तु कहाँ पर है? 2f1 पर है। बिंब कहाँ पर? 2f1 पर। तो मैं यहाँ पर अपना 2f1 पर ये बिंब बना दिया है मैंने। अब इसका प्रतिबिंब देखते हैं कहाँ बनता है। एक तो लाइन हम लेंगे कहाँ? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर ये मैंने ले ली है। परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? f2 से गुजरेगी। रूल वही है जो मैंने शुरू में आपको बताया, 3 नया कुछ नहीं लगाया। अब आगे देखिए कि अगली लाइन कहाँ से गुजरेगी? मुख्य प्रकाशिक बिंदु से। प्रकाशिक बिंदु से जो जाएगी वो यहाँ से थी। अब देखिए कि प्रतिबिंब कहाँ बना? f2 पर। ओके, और जो साइज यहाँ पर बना है वही साइज देखिए यहाँ पर बना है। यहाँ 1.5 सेंटीमीटर का लिया मैंने, यहाँ भी 1.5 सेंटीमीटर है। ओके, तो जो ये हिस्सा है यहाँ से प्रकाश की किरण चल के यहाँ ये तो देख सकते हैं आप उल्टा बना है। ठीक है, तो किरण आरेखों में अपनी डायरेक्शन जरूर शो करनी है। अब चौथी जो स्थिति है उसमें क्या था कि 2f1 तथा f1 के बीच अगर यहाँ पर है तो भी आप बिल्कुल आसानी से इसका चित्र बना सकते हैं। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस में से जाएगी, और जो प्रकाशिक बिंदु में से होकर के गुजरेगी वो देखिए यहाँ, इसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप साइज भी कंपेयर कर सकते हैं। 1.5 और ये तो यानी साइज क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। ओके, अब देखिए कि अगर बिंब f1 पर हो तो क्या होगा। देखिए मैंने बिंब को f1 पर ले लिया है। f1 पर होगा तो एक प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जो है वो f2 में से होकर के सीधी गुजरेगी। एक प्रकाशिक केंद्र में से जाएगी। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसमें से जाएगी। तो आपके पास पेंसिल होगी, आप थोड़ा सही इसमें से गुजार देना। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों प्रकाश की किरण जो है यहाँ से लेंस में से जो निर्गत हुई है वो आगे क्या है? समांतर है। और दो समांतर किरणें कहाँ मिलती है? अनंत पर मिलती है।
तो जब वस्तु आप F1 पर रखोगे तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा, काफी बड़ा बनेगा, क्योंकि आगे जाकर के पता नहीं कहाँ मिलेगी, तो अनंत पर मिलेगी तो ये काफी बड़ा प्रतिबिंब आपको शो करेगी। अब लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जब वस्तु कहाँ हो, जब बिंब कहाँ हो, O और F1 के बीच में हो, तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण जो है वो मुख्य फोकस में से होकर के गुजरेगी। ओके, और ये ऐसा प्रतीत होगा हमें कि यहाँ कहीं से आ रही। ओके, और दूसरी जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से गुजरेगी? बिना विचलित हुए प्रकाश के केंद्र में से गुजरेगी, जो ऐसा लगेगा यहाँ से देखने पर कि कहाँ से आ रही है, यहाँ पीछे से कहीं चल करके आ रही है। तो यहाँ देखिए कि प्रकाश की किरणें जो है वास्तव में नहीं मिल रही है एक दूसरे से, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा, सीधा होगा, इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है उत्तल लेंस के लिए 6 स्थितियां होती है। 6 की किरण आरेख मैंने आपको बना करके दिखा दिए हैं। एक बार फिर आप जो है अपना प्रकार, पेंसिल, स्केल लेकर के अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लें। 2 बार आप बनाओगे तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। तो सभी में मैंने ऐसे किया है कि एक तो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर ली है और वो फोकस में से गुजर रही है, दूसरी प्रकाशिक केंद्र में से गुजर रही है। तो अपने आप जो किरणें, अगर ये सही स्केल में होगा ना, जो F है वो O और 2F के बिल्कुल बीच में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि होता है बिल्कुल बीच में है, फिर चित्र जो है अपने आप आपका सही आएगा। अब लास्ट जो है 2 मिनट का टाइम बचा है अपने पास, तो उसमें हम देखते हैं कि एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए जो बने प्रतिबिंब को किरण आरेख द्वारा कैसे दर्शाते हैं। तो पहली स्थिति जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो कौन सी करेंगे? जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो वो आपको पता ही है कि प्रकाश की किरणें कैसे आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। मुख्य अक्ष से समांतर आने के बाद ये इस तरह से इसमें से अपवर्तित होती हैं कि इस तरह से अपवर्तित हो जाती है और ये हमें ऐसा लगेगा, ऐसी प्रतीत होती है कि F1 में से निकली है। तो F1 से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो जो अगर वस्तु अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब F1 पर ही बनता है। ओके, दूसरी जो स्थिति है, आप बेशक कहीं भी ले लें और अनंत के बीच में, बाकी इनका कोई रोल नहीं है, सॉरी F2 वगैरह का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो अगर हम वो स्थिति यहाँ पर लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई हमने बिंब ले लिया, तो एक किरण तो इस तरह से निकल जाएगी इसमें से, और हमें ऐसा लगेगा कि F1 में से निकली है। और दूसरी किरण जो है वो प्रकाशिक केंद्र में से होकर के जाएगी। तो दोनों जो है प्रकाश की किरण कहाँ मिलती है? यहाँ पर मिलती है, F और O के बीच में ही मिलेगी। आप बेशक बिंब को कहीं भी रखें,
प्रतिबिंब आपको O1 और O के बीच में ही मिलेगा, सीधा मिलेगा, छोटा मिलेगा। और क्योंकि दो किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ओके अरे बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा तो वो मुझे ज़रूर बताइए। अब स्टूडेंट्स की डिमांड है कि आप इसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स करवाएं। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें 3 छोटे छोटे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बचे हैं, वो डायरेक्ट हुई परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो आगे जस्ट 2 वीडियोस में ये लेसन समाप्त हो जाएगा। तो आप तब तक जो मैंने प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है, प्रकाश अपवर्तन का कारण क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन के नियम कौन कौन से हैं, और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, और प्रकाशिक सघन और प्रकाशिक विरल माध्यम कौन कौन से होते हैं। तो इन टॉपिक्स को हम आज अच्छी तरह से समझेंगे और ये भी देखेंगे कि परीक्षा में जो है किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अब चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको माध्यम बता देता हूँ क्या है। कि जैसे प्रकाश की किरण हवा में से पास हो सकती है, हवा में से गुजर सकती है, तो हवा एक माध्यम हो गया। इसी तरह से कांच में से गुजर सकते तो कांच एक माध्यम हो गया। पानी में से भी प्रकाश की किरण गुजर सकते तो पानी भी एक माध्यम हो गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हवा है और यहाँ पर पानी है। तो प्रकाश की किरण देखिए कि जैसे एक माध्यम से आ रही है, तो जब दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका रास्ता तो ये बनता है, लेकिन ये अपने रास्ते से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। ओके, अपने रास्ते से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। तो देखिए कि यहाँ पर ये जो किरण आ रही है शुरू में, इसको हम कहते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण कहेंगे, आपतित किरण। और पढ़ क्या रहे हैं, अपवर्तन। तो ये जो किरण जो यहाँ से दूसरे माध्यम में एंट्री कर रही है, इसको बोल देंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। और ये जो बिंदु है ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ओके, और आपतन बिंदु पर अगर मैं एक समकोण बना देता हूं, 90 डिग्री का कोण बना देता हूं, एन एन डैश, तो ये जो है ये अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। तो अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली है। तो पहली बात तो आप समझ गए हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, और यही घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए कि यहाँ हवा और पानी को अगर हम कंपेयर करें तो हवा जो है वो विरल है और पानी सघन है। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो जो प्रकाश की किरण है ये अभिलंब की तरफ आएगी। कहाँ आएगी, अभिलंब की तरफ। जैसे जाने तो इधर से ये थी, लेकिन अभिलंब की तरफ आ जाएगी। और दूसरा केस देखिए कि अगर ऊपर पानी है और नीचे हवा है, यानी पानी से हवा में अगर प्रकाश की किरण आ रही है तो क्या होगा। ऊपर नीचे के इसमें कोई चक्कर नहीं है कि आपतित यानी प्रकाश कहाँ से आ रहा है। वो देखो कि पानी से अगर हवा में एंट्री कर रहा है प्रकाश,
तो सीधा जाने के बजाय कहाँ जाएगा, ये अभिलंब ड्रा कर देता हूं। तो सीधा जाने के बजाय अभिलंब जैसे इधर रहेगा ना, अभिलंब से दूर हट जाएगी ये प्रकाश की किरण। ओके, तो अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर प्रकाश की किरण आएगी तो ये कहाँ चली जाएगी, अभिलंब से दूर चली जाएगी। तो दोनों ही केस में क्या हुआ कि प्रकाश की किरण अपने पथ से तो विचलित होगी, तो अगर पथ से विचलित होगी तो ये क्या है, अपवर्तन है। तो आप याद रखोगे कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी प्रकाश की किरण। ओके, तो अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो मैं आपको चलो लिख के बता देता हूँ ताकि आपकी कॉपी में नोट्स भी अच्छे से बन जाए। तो पहले तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण का अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। दूसरा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके, तो इनको अपनी कॉपी पे नोट कर लें ये पॉइंट्स। अब देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है। तो जैसे द्रव या पानी में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, कि यदि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर पानी है, पानी में अगर कोई एक रोड इस तरह से सीधी डली हुई है तो ये हमें इस तरह से टेढ़ी दिखाई देती है। अब टेढ़ी क्यों दिखाई देती है, मान लीजिए कि जैसे ये छड़ है, इसका सिरा हम देखना चाहते हैं तो यहां से प्रकाश की किरण बाहर की तरफ जाएगी। ओके, तो वैसे पहली बात तो मैं आपको समझाता हूँ कि कोई भी चीज हमें दिखाई कैसे देती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें ये पेन देखना है तो ये पेन कैसे दिखाई देगा, कि बल्ब से प्रकाश इस पेन पे गिर रहा है, यहाँ से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंच रहा है, तभी ये दिखाई देगा ना। तो इसी तरह से ये छड़ हमें कैसे दिखाई देगी, कि प्रकाश इस छड़ तक पहुंचा, वो टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचा। तो देखिए कि प्रकाश यहाँ से हमारी आंखों तक पहुंचेगा तभी ये छड़ दिखाई देगी। तो आंखों तक पहुंचने के लिए प्रकाश यहाँ आया, और जब देखिए यहाँ पर अब कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, और यहाँ पर मैं एक अभिलंब ड्रा कर लेता हूं। सघन से विरल में जाएगी, नीचे तो पानी है ऊपर हवा है, तो सघन से विरल में जाएगी, और विरल में जाएगी तो अब सीधे जाने की बजाय अभिलंब से दूर हट जाएगी। ओके, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो हमें ये लगेगा कि जैसे अब यहां से हम देखना शुरू करें, जैसे हमारी आंख है, यहां से अगर मैं देखूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश जो है यहाँ की बजाय यहाँ से आ रहा है, और इसी तरह से यहाँ वाला पॉइंट यहाँ दिखेगा, यहाँ वाला पॉइंट यहाँ दिखेगा, और ये रोड हमें इस तरह से टेढ़ी नजर आएगी। ओके, समझ गए बात को। तो इस तरह से प्रकाश अपवर्तन के कारण कोई डूबी पेंसिल जो है या कोई भी छड़ जो है हमें टेढ़ी दिखाई देती है। अब इसी तरह की अन्य घटनाएं जो कौन कौन सी, तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता रहता है, और पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों देते हैं,
हो सकता है कि MCQ में ये आ जाए कि अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, इस तरह से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर अपवर्तन के कारण बताना है। अब देखिए कि बाकी घटनाएं तो स्टूडेंट्स को समझ में आ जाती है, लेकिन क्लास में कई बच्चे पूछते हैं सर कि सूर्योदय से पहले सूरज और सूर्यास्त के बाद भी सूरज जो है वो कैसे दिखाई देता है, ये हमें समझा दीजिए। तो जरूर आपके दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आया होगा, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। ओके, तो जैसे मान लीजिए सूर्योदय होना है, अभी तक सूर्य उदय नहीं हुआ, सूर्य यहीं पर है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर हैं तो सूर्य हमें दिखाई तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्य तो यहाँ पर सामने होगा तभी दिखाई देगा। हम झुक करके तो देख ही नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। लेकिन क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश जैसे वायुमंडल में आता है तो ये जैसे यहाँ पर वायुमंडल है, हवा है, यहाँ निर्वात है, तो निर्वात के कंपैरिजन में तो ये सघन हो गया। ठीक है, निर्वात का मतलब बिल्कुल खाली जगह जहाँ हवा भी ना हो। तो निर्वात से जब हवा में आता है, वायुमंडल में आता है, तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ जाता है। ओके, सीधा जाने के बजाय अभिलंब की तरफ प्रकाश मुड़ जाता है। तो हमें कैसा लगेगा कि हमें ऐसे लगेगा कि सूरज यहाँ पर है। तो सूर्योदय से पहले ही आपको क्या है, सूर्य दिखाई देने लग जाता है। इसी तरह से जब सूर्यास्त होता है तो सूर्य यहाँ कहीं चला जाता है। ओके, वैसे तो दिखाई तो अब भी नहीं देना चाहिए, लेकिन अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जैसे यहाँ सूर्य से किरणें आई, वायुमंडल में जब प्रवेश करेगी अभिलंब की तरफ मुड़ेगी और हमें ऐसा लगेगा कि ये किरणें कहाँ से आ रही, यहाँ से आ रही, तो सूर्य हमें यहाँ दिखाई देगा। तो सूर्योदय से पहले हमें सूरज दिखाई देने लग जाता है और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगभग 2 मिनट का समय होता है कि 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हमें दिखाई देता रहता है। ओके, अब आगे देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है। अपवर्तन को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आएगी तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो अब इस तरह से पथ के विचलन होने के पीछे कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण यही है कि जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो उसकी चाल में परिवर्तन आ जाता है और चाल में परिवर्तन होने के कारण ही ये अपने मार्ग से भटक जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान जो है इसकी तरंग दैर्ध्य वह वेग दोनों बदल जाते हैं, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती। ओके, तो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग बदल जाता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्यता बदल जाती है, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। तो वैसे तो तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति की कोई ज़्यादा डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए एक तरंग है, तो ये जो उभरे हुए भाग हैं ये श्रृंग कहलाते हैं, जो नीचे धसे हुए भाग है ये गृत कहलाते हैं। दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी, यानी इस तरह से एक पूरी तरंग जो है इसकी लंबाई तरंग दैर्घ्यता कहलाती है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी भी यही होती है, दो लगातार गृत्तों के बीच की दूरी भी यही होती है। ओके, तो आप रफली समझ सकते हो कि एक जो तरंग की लंबाई जो है वो इसकी तरंग दैर्घ्यता है। ओके, और 1 सेकंड में एक बिंदु में से
कितनी तरंगें पास हो जाती है वो उसकी आवृत्ति कहलाती है। मान लीजिए कि 1 सेकंड में 50 तरंगें पास हो गई तो उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो जाएगी। ओके, तो ये जो चीजें हैं इनको आप बस रफली समझ लीजिए और इसको इतना याद रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दौरान उसकी तरंग दैर्घ्यता और वेग दोनों बदल जाते हैं लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती। ओके, आगे देखिए कि प्रकाश अपवर्तन के नियम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम हैं। पहले हम उनको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, समझने के बाद हम लिखेंगे तो काफी आसानी से लिखा जाएगा, गलती भी नहीं होगी लिखने में। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास माध्यम 1 है और यहाँ पर माध्यम 2 है। तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन है। अब अपवर्तन का नियम देखिए कि जैसे ये आपतित किरण है, क्या है आपतित किरण, ये अपवर्तन हुआ तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर अभिलंब है, क्या है आपतन बिंदु पर अभिलंब है। तो जो पहला नियम है वो ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों हमेशा एक तल पर ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे आपतित किरण इधर कागज वाले तल पर आ रही है, अभिलंब भी कागज वाले तल पर है और किरण कहीं ऐसे ऊपर उठ जाए, अपवर्तित किरण कहीं ऐसे ऊपर उठ जाए तल से ऊपर, ऐसा नहीं होगा। अगर ये दोनों एक तल में है तो ये भी इसी तल में आएंगे, यानी तीनों के तीनों एक ही तल पर स्थित होंगे। ये पहला नियम है। तो इसको देखिए वर्ड्स में हम कैसे लिख सकते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर, ये दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ है, इस पर जो आपतन बिंदु है उस पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। ओके, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ओके, ये पहला नियम है। अब दूसरा नियम देखिए कि ये जो कोण है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में, इसको बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण है? आपतन कोण। और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, तो अपवर्तन कोण। कौन सा कोण? अपवर्तन कोण। ओके, आपतन कोण को हम आई से लिखते हैं, अपवर्तन कोण को हम आर से लिखते हैं। ओके, तो ये कहता है कि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर, ये साइन जो अपन ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है वही वाला है। साइन आई और साइन आर का अनुपात जो है हमेशा ही क्या होता है? शिथिल होता है। ठीक, दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन दोनों का अनुपात हमेशा ही क्या होता है? स्थिरांक होता है, स्थिर होता है, फिक्स होता है किन्हीं भी दो दिए गए माध्यमों के लिए। ओके, तो यहां पर देखिए कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए कि एक निश्चित रंग का अगर कोई प्रकाश आए, माध्यम भी निश्चित हो या दिए गए माध्यम, मैंने आपको बताया था कि दिए गए माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया, हिंदी में जया कहते हैं, वैसे साइन होता है इंग्लिश में, कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा ही क्या होता है? शिथिल होता है।
ठीक। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा ही शिथिर होता है। तो ये जो है प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम है। ठीक। इस नियम को आप स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का अपवर्तन नियम, या सीधा स्नेल का नियम भी हम कह देते हैं। ठीक। तो मेरे हिसाब से आप दोनों नियम जो है अपवर्तन के अच्छे से सीख चुके हैं। अब देखिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास, अपवर्तनांक क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट भी इस पर प्रश्न आते हैं और इस पर आधारित जो हम संख्यात्मक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए कि अपवर्तनांक क्या होता है। अब देखिए कि हमारे पास यहाँ माध्यम 1 है और यहाँ माध्यम 2 है, माध्यम 1 और माध्यम 2। तो माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में लेते हैं। माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष में, इसको लिखेंगे ऐसे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष में n21। क्या होता है कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग माध्यम 1 में प्रकाश का वेग वटे में माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, यानी माध्यम 1 में प्रकाश का वेग और माध्यम 2 में प्रकाश के वेग का अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष में। एक बार फिर से और आसान करते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर प्रकाश का वेग v1 है और यहाँ पर प्रकाश का वेग v2 है, तो v1 और v2 का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा? n21 कहलाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष में। और अगर प्रकाश की किरण, और यदि आप पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में लेना चाहते हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष में। कैसे लिखेंगे कि जो बाद में आ गया उसकी स्पीड ऊपर, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग वटे माध्यम 1 में प्रकाश का वेग, यानी v2/v1 हो जाएगा। ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष में है तो v1/v2, और पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष में है तो v2/v1। ओके। तो यहां से अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष में n21 है, और ये देखिए इससे उल्टा है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहले का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष में जो है इससे उल्टा होगा, यानी n21 इज इक्वल टू 1/n12 के बराबर होता है। तो आपने सभी फार्मूलों को अच्छे से याद रखना है, इनको हम न्यूमेरिकल्स में प्रयोग करेंगे। अब अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए मैं बता देता हूँ कि जो मैंने बताया वो मैंने आपको यहाँ पर लिख करके दे दिया है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष में अपवर्तनांक क्या होता है? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल तथा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल का अनुपात के बराबर होता है, यानी n21 v1/v2 के बराबर होता है और n12 v2/v1 के बराबर होता है। ठीक। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि n21 बराबर n12। इस पर आधारित भी हम एक छोटा सा सवाल करेंगे 1 नंबर का। अब देखिए कि
अपवर्तनांक के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टर्म और बता रहा हूं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि निरपेक्ष का मतलब होता है अलग थलग, जिसका किसी और से विशेष संबंध ना हो, किसी और से संबंध ना हो, अपना अलग ही हो, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। लेकिन अपवर्तनांक की अगर हम परिभाषा देखें तो देखिए किसी न किसी के साथ तो कंपेयर होता ही है। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक माध्यम है, मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास कोई भी द्रव है, ठीक, वो द्रव कोई भी हो सकता है, केरोसिन ऑयल भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, ठीक है। मैं मान लीजिए उस द्रव का अपवर्तनांक निकालना चाहता हूं, तो वो अपवर्तनांक जो है अलग अकेले का ही, जिसको हम कहें निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए कि यहाँ पर माध्यम 2 की जगह वो मैं द्रव ले लेता हूँ, ओके। और माध्यम 1 जो है ना, वो हम या तो निर्वात ले लें, निर्वात मतलब बिल्कुल खाली, हवा भी ना हो, ठीक है, या फिर हवा ले लें, वायु ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो यदि हम ये फार्मूला कहाँ लगा दें, माध्यम 1 में निर्वात या वायु लेकर के फिर ये फार्मूला लगा दें, तो कहने का मतलब है कि वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा, ठीक। यानी आपको यहाँ पर पहले माध्यम की जगह क्या लेना, निर्वात या वायु अगर आप ले लेते हो तो जो अपवर्तनांक है वही क्या बन जाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक बन जाएगा, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी माध्यम का वायु या निर्वात के सापेक्ष में जो अपवर्तनांक है वो उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और वायु में जो प्रकाश की चाल है वो उसको हम c लिखते हैं, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को v लिखते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र हो जाता है c/v, ओके। तो चलो कॉपी पे अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं मैं बता देता हूँ आपको कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसी माध्यम का निर्वात या वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक जो है क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। इसको nm से डिनोट करते हैं, m फॉर मीडियम, माध्यम। तो वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, वायु के साथ साथ वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो वायु और निर्वात में जो प्रकाश की चाल है वो लगभग समान होती है। वायु में हल्का सा फर्क पड़ता है, वे थोड़ी सी कम होती है निर्वात की बजाय, लेकिन यहाँ पर हम अपने मैट्रिक लेवल पे इन चीजों को बराबर मान लेते हैं। इसलिए फार्मूला में कहते हैं कि वायु और निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी c/v। अब देखिए कि प्रकाशिक सघन माध्यम कौन से होते हैं, प्रकाशिक विरल माध्यम कौन से होते हैं। तो देखिए यदि हम अपनी एनसीईआरटी बुक को देखें तो कुछ माध्यमों के हमें यहाँ पर निरपेक्ष अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो निर्वात का जो अपवर्तनांक है उसको हम 1 मानते हैं, और वायु का देखिए 1.0003 होता है। इसी तरह से बर्फ का 1.31 होता है, जल का 1.33 होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सबसे ज्यादा देखें तो हीरे का अपवर्तनांक जो है 2.42 सबसे अधिक है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो लेक्चर अभी यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपके एनसीईआरटी बुक के पेज नंबर 194 पर दिए गए कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, और जो अपवर्तनांक टॉपिक है उस पर दिए गए जो अभ्यास के प्रश्न हैं और संख्यात्मक प्रश्न हैं उनको हम हल करेंगे। तो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। ठीक है, बाय।